रहीम। आज साल का आखिरी दिन है और इस दिन की मुनासबत से टॉपिक भी बड़ा यूनिक सा बन रखा है, बड़ा कॉमन भी है और वालिदैन को बड़ी परेशानी होती है इसकी वजह से। पेरेंट्स को बड़ी फिक्र होती है अपने बच्चों की। जब बच्चों के दांत आने में टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है तो प्रॉब्लम पैदा होती है कि दांत क्यों नहीं आ रहे। नॉर्मली जो बच्चों के दूध के दांत हैं वो 6 माह की उम्र में आ जाते हैं। नीचे वाले सामने वाले 2 दांत 6 माह की उम्र में आ जाते हैं। लेकिन अगर उसके मुंह में कोई दांत आया ही नहीं है तो इसमें क्या मसला हो सकता है? क्या इरप्शन उसकी डिलेड है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ऑब्स्टेकल्स हैं जिसकी वजह से दांत ऊपर इरप्ट नहीं हो रहा? इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल कि हमने कब तक वेट करना है। अगर एक बच्चा है, इन्फेंट है, उसके दांत मुंह में नहीं आए तो हमने कितने मंथ तक वेट करना है? तो वेट करना है हमने 18 मंथ तक, यानी 1.5 साल तक हम वेट कर सकते हैं। अगर 1.5 साल तक भी मुंह में दांत नहीं आए तो हमें डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। वो रेडियोग्राफ या एक्सरे करके चेक करेगा कि नीचे दांत हैं भी या कुदरती तौर पे दांत मिसिंग भी हो सकते हैं या कोई रुकावट है जिसकी वजह से दांत मुंह के अंदर नहीं आ रहे। इस चीज़ को रूल आउट आपका डेंटिस्ट करेगा। मोस्ट कॉमन वजह क्या होती है कि इन्फेंट में दांत नहीं आ रहे? पैदाइशी तौर पे हो सकता है वो प्री मेच्योर बर्थ हो, लो बर्थ वेट हो, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, कोई सिंड्रोम हो सकती है, जैसे डाउन सिंड्रोम बड़ी कॉमन है, 21 क्रोमोसोम में डिफेक्ट हो सकता है। ये तो जनरल सी वजूहात हैं। इसके अलावा एक डिटेल्ड जो वजूहात हैं इसकी, उन्हें कैटेगराइज किया हुआ है 2 पार्ट्स में। या तो सिंड्रोम की वजह से हो सकता है या नॉन सिंड्रोम की वजह से हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखें कौन कौन सी सिंड्रोम्स हैं, बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां जिनकी वजह से उनके दांत आने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, उनके दांत लेट आते हैं, डिलेड इरप्ट होते हैं। तो सबसे पहले सिंड्रोम की तरफ आए। एपर्ट सिंड्रोम, सबसे पहले एपर्ट सिंड्रोम, उसके बाद क्लीटोक्रेनियल डिस्प्लेजिया। इसके अंदर बच्चे का क्लेविकल में मसला हो सकता है, जो शोल्डर बोन है उसमें इशू हो सकता है। उसके बाद क्राउजन सिंड्रोम, फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया, इसकी वजह से आपके नेल्स में डिफेक्ट आ सकता है, आपके हेयर में आ सकता है और आपके टीथ में आ सकता है। फिर गार्डनर सिंड्रोम है। HIV इन्फेक्शन, जिसे एड्स भी कहते हैं, उसमें भी दांत डिले आने के चांस होता है। फिफर सिंड्रोम, स्क्लेरोओस्टियोसिस और लास्ट है ट्राइकोडेंटोशियस सिंड्रोम। तो इन सब, इसके अलावा डाउन सिंड्रोम भी इसमें आती है। इन सब सिंड्रोम्स के अंदर चांस होता है दांतों की रफ्शन डिले हो। ये सारी सिंड्रोम्स थी जो मैंने बताई, और इसमें ज़्यादा प्रेवलेंट कौन सी है? डाउन सिंड्रोम। एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया के बहुत पेशेंट आते हैं। अब कुछ चीज़ों में जेनेटिक्स का रोल आ जाता है। अगर एक बच्चा, उसके दांत लेट आ रहे हैं, 6 महीने के बजाय उसे 1.5 साल तक दांत नहीं आए, अगर हम उसकी फैमिली हिस्ट्री लें तो फैमिली में बाकियों को भी इस तरह का मसला हुआ होगा, तो उसमें जेनेटिक फैक्टर आ जाता है, उसे भी रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। ये सारी सिंड्रोम के बाद अब आ जाते हैं लोकल फैक्टर की वजह। लोकल फैक्टर कौन कौन से होंगे? नंबर 1, एबनॉर्मल पोजीशन और डिफॉर्मिटी ऑफ टूथ जर्म। एबनॉर्मल पोजीशन और डिफॉर्मिटी ऑफ टूथ जर्म, ये कैसे हो सकता है? बच्चे को या तो चोट लगी है, कोई ट्रामा किसी वजह से हुआ है, या उसका टूथ बढ़ गया, टूथ जर्म डिस्प्लेस हो गया अपनी जगह से, वो किसी और जगह पे जा सकता है, उसे कहेंगे एक्टोपिक इरप्शन। उस वजह से भी उस जगह पे उसकी इरप्शन डिलेड हो जाएगी या लेट हो जाएगी। नंबर 2, अनकाइलोसिस। अनकाइलोसिस का मतलब ये कि आपका दांत हड्डी से जुड़ा हुआ है। अगर आपके दूध के दांत हड्डी से जुड़े हों तो आपके नीचे जो परमानेंट दांत आ रहा है उसे रास्ता नहीं मिलेगा, वो ऊपर इरप्ट नहीं होगा। तो ये भी एक काज है अनकाइलोसिस। इसके बाद आते हैं जिंजाइवल फाइब्रोमाटोसिस और हाइपरप्लेजिया। अब बच्चे प्रेजेंट होते हैं जिनके मुंह में दांत नहीं होते, अगर हम उनके मसूड़े देखें वो स्वेल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जिसे कहते हैं जिंजाइवल फाइब्रोमाटोसिस, एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं, जिंजाइवल हाइपरप्लेजिया भी कहते हैं। जिंजाइवल ओवर ग्रोथ की वजह से दांतों आने में रेजिस्टेंस होती है, दांतों की रप्शन में एक रुकावट होती है, इसके बाद दांतों की रप्शन डिलेड होती है।
इसके बाद आ जाता है लेक ऑफ स्पेस। दांत को इरप्ट करने के लिए स्पेस ही प्रोवाइड नहीं हो, जो एडजेसेंट टीथ हैं उन्होंने उस जगह को कवर कर लिया और उसके इरप्शन के लिए जगह उसे नहीं मिल रही, तो वो भी क्या होगा, लेट या डिलेड इरप्शन था। इसके बाद आता है लोकलाइज बोन डिफॉर्मिटी सच एज क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट के अंदर भी जब बोन डिफेक्ट हो उसके अंदर भी दांत को इरप्शन में प्रॉब्लम होगी, और इन केसेस में भी दांत क्या होंगे, डिलेड इरप्शन या लेट इरप्शन के चांस। इसके बाद आ जाते हैं मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि दांत के ऊपर कोई चीज़ है, जैसे सुपर न्यूमरी टूथ। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सुपर न्यूमरी टूथ। अगर सामने वाले दांतों के डिस्कस करें तो सामने वाले दांतों में कौन सा सुपर न्यूमरी टूथ होता है, मीजियोडेंस कहते हैं। मीजियोडेंस जो दो दांतों के दरमियान कॉनिकल सा दांत, वो हिंडर करता है दांतों की इरप्शन को, जिस वजह से दांतों की इरप्शन डिलेड हो जाती है। उसके बाद आता है सिस्ट। सिस्ट क्या होता है, एपिथेलियल लाइड कैविटी है, फ्लूइड फील्ड, पानी से भरी हुई थैली है। अब अगर दांत के आगे बन जाएगी तो क्या होगा, दांत की इरप्शन में एक रुकावट पैदा करेगी, जिस वजह से आपके दांतों की इरप्शन डिलेड या लेट हो सकती है। इसके बाद आ सकता है ट्यूमर। ट्यूमर क्या होता है, बेसिकली ट्यूमर होता है एबनॉर्मल ग्रोथ। ट्यूमर कहते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ को, वो भी एक रुकावट के तौर पे आ सकते हैं। वो डेंटल ट्यूमर भी हो सकता है, नॉन डेंटल ट्यूमर भी हो सकता है, या नॉन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर हो सकता है। उसकी वजह से भी दांत की इरप्शन में हमें एक हिंड्रेंस मिलेगी और इरप्शन आपकी डिलेड होगी। इसके अलावा प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन, इसमें दो चीज़ आ जाती है, प्राइमरी रिटेंशन और सेकेंडरी रिटेंशन। अब प्राइमरी फेलियर ऑफ इरप्शन क्या चीज़ है, कि दांत की इरप्शन में ही कोई डिफेक्ट आ गया, कि दांत आपका पड़ा हुआ है लेकिन वो इरप्ट नहीं हो रहा, आगे उसे स्पेस भी मिली हुई है, पाथ ऑफ इरप्शन क्लियर है लेकिन दांत ऊपर की तरफ नहीं जा रहा, इरप्शन मैकेनिज्म में भी डिफेक्ट है जेनेटिक लेवल पे, उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी इरप्शन ऑफ फेलियर। और अगर उसी के रास्ते में कोई रुकावट हो, रास्ता क्लियर लेकिन आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, तो उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी फेलियर ऑफ इरप्शन या रिटेंशन कहेंगे। इसके अलावा सर्टन डेवलपमेंटल डिजीजेज जब प्रॉब्लम होती है, जैसे मीलोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, रीजनल ओडोंटोडिस्प्लेसिया है, उन केसेस में भी दांतों की इरप्शन डिलेड होती है। तो हमने करना क्या, हमने सबसे पहले उसके काज को रूल आउट करना है। अगर हमारा दांत पड़ा हुआ है, अनइरप्टेड है, तो हमें देखते हो किस वजह से अनइरप्टेड है। अगर प्राइमरी इरप्शन ऑफ फेलियर है, जेनेटिक काज है उसका, तो हम आर्थोडोंटिकली भी ऐसे ऊपर लाएंगे तो अनकाइलोसिस का चांस होगा उसका। अगर उसके ऊपर कोई हिंड्रेंस है, जैसे कोई सिस्ट है, उसे हम रिमूव कर देंगे तो दांत आपका आ जाएगा। ट्यूमर है, उसे रिमूव कर देंगे तो दांत आ जाएगा। कोई सुपर न्यूमरी टूथ है, उसे हम एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो दांत नीचे से इरप्ट कर जाएगा। जिंजाइवा ज़्यादा ऊपर है, फाइब्रोमाटोसिस है, तो जिंजीवेक्टमी कर देंगे तो टूथ आपका इरप्ट कर जाएगा। इसके अलावा एक बहुत कॉमन काज भी है, कई दफ़ा दूध के दांत वक्त से पहले गिर जाते हैं, उससे जो नीचे परमानेंट आ रहे होते हैं उनके आगे जो ऊपर वाला मिकोजा वो थिक हो जाता है और रेजिस्ट करता है, इस वजह से भी आपकी इरप्शन जो है वो डिलेड होती है। तो इसे सीरियस कब लेना चाहिए, सीरियस तब लेना चाहिए जब, जैसे नॉर्मली 6 मंथ में, 6 मंथ में आपके दूध के दाने आना शुरू होते हैं और 2.5 साल में ये कंप्लीट हो जाते हैं। 20 टीथ होते हैं आपके मिल्की और 32 टीथ होते हैं आपके परमानेंट। तो मिल्की या डेसिडोस या प्राइमरी टीथ जो है, अगर आपके 18 मंथ तक नहीं आ रहे तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका काज को रूल आउट करके उस लिहाज से उसकी ट्रीटमेंट करें। अगर दांत कुदरती तौर पर मिसिंग है, जैसे एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया है, उसमें दांत बनते नहीं, काफ़ी दांत मिसिंग होते हैं, जिसे हाइपोडोंशिया कह सकते हैं, ओलिगोडोंशिया या एनोडोंशिया भी हो सकते हैं, कंप्लीट लॉस होती है, उसमें फिर आपको आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस लगेगा, डेंचर लग सकता है उतारने वाला, इम्प्लांट लग सकता है, फिक्स ऑप्शन, तो आपको फिर उस तरफ जाना पड़ेगा। इसीलिए अगर 18 मंथ तक आपके दांत नहीं आ रहे तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना लाजमी पड़ेगा। थैंक यू।